नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी उम्मीदवारों के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीकर और कुचामन में चुनावी सभाएं की हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे हैं। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चौमू में चुनावी सभा करते हुए सांसद सुमेधानंद सरस्वती के पक्ष में वोट की अपील की है। इस बार के सियासी रण में जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, केंद्र सरकार की योजनाओं और राम मंदिर से जीत की आस लगाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता से वोट मांग रही है। इन सबके बीच सवाल ये उठता है सियासी रण में कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, जनता किसके पक्ष में वोट देगी, किसी जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कौन हार का सामना करेगा, जिसके वादे दावे और असरदार होंगे। आज की प्राइम टाइम डिबेट शो इसी पर केंद्रित होगी और जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अब किसको जनता सिर माथे पर बैठाती है। बड़ी जानकारी के साथ आज डिबेट की शुरुआत हम करेंगे। चुनावी रण, सबके अपने अपने दावे, सभी सियासी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी, चाहे वो बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी दमखम लगा दी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा, यानी आज और कल का समय है। इससे पहले आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया, पूरी ताकत झोंक दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सीकर और कुचामन में चुनावी सभाएं की और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। तो किसकी कितनी तैयारी है और पहला चुनावी रण जो है किस में कितना दम है, सभी सियासी पार्टियों ने अपना ताकत पूरा झोंक दिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। राजकुमार शर्मा जी, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। चेतन राजपुरोहित जी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राजकुमार जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। पहले चरण में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी ने पूरी ताकत झोंक दी। किस तरीके से तैयारियां हैं, जनता के बीच में आप गए तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? सौरभ जी, 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में एक सबसे खास बात होने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी को भी पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बार बार नारे लगा रही है कि अब की बार 400 पार। हिंदुस्तान की जनता, राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ने के लिए इस बार कमर कस के तैयार बैठी हुई है। ये आप चुनाव देखिएगा, 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भी समझ से ऊपर होगा। भारतीय जनता पार्टी जितनी अपने घमंड में चूर हो रही है, हिंदुस्तान के देवतुल्य मतदाताओं को जिस तरीके से लगातार बरगलाने का काम कर रहे हैं। 2014 में जब ये सत्ता में आए थे, 10 साल से हिंदुस्तान की जनता को ये लगातार जुमले फेंक करके वोट राजकुमार जी, शायद आप सवाल समझ नहीं पाए। मैंने आपकी पार्टी के विषय में सवाल पूछा कि आपकी तैयारी कैसी है। आपने भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां गिनाना शुरू कर दिया। मैंने कांग्रेस के बारे में पूछा कि कैसी तैयारी है, जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है। यही रिस्पांस मिला क्या जो आप बोल रहे हैं? जहां तक आप कांग्रेस पार्टी की तैयारी की पूछ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तैयारी शानदार चल रही है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के देवतुल्य जनता और मतदाताओं को साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो और प्रदेश अध्यक्ष हो, ये सब लोग मिलकर के हमारे ऑल इंडिया अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का घमंड पूरे हिंदुस्तान में तोड़ने के लिए तैयार बैठा है।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोला, इस बार कांग्रेस का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पे घुटने टिकवाएगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने शानदार उम्मीदवारों की सूचियां जारी कर दी है और प्रथम चरण के अंदर जहां जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल चेतन जी, मेरा सवाल आपसे, एक गाना बड़ा ट्रेंड में हो रहा था, जो राम को लाए हैं हाँ उनको लाएंगे और फिर से देश भर में भगवा फहराएंगे, और इस बार भी आप लोग राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और आपने विपक्ष पर खूब सारे आरोप लगाए कि जो राम के नहीं हुए वो किसी के नहीं होंगे, और 400 पार का नारा आप दे रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे, क्या रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने जाता है, चेतन जी अनम्यूट कीजिए आपको, तैयारी करने का। जी बोलिए। आ रही आवाज? जी आ रही। 3 फ्रंट पे तैयारी करनी पड़ती है। पहली फ्रंट होता है संगठन लेवल पे संगठनात्मक काम। उसमें भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से आपने देखा होगा लगातार पन्ना प्रमुख तक बने, बूथ तो बहुत छोटी बात है, हमने पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन तैयार किया। दूसरा है केंद्रीय नेतृत्व के, क्योंकि चूंकि लोकसभा का चुनाव है, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पिछले 10 साल में किए गए काम और हमारा रिपोर्ट कार्ड, उस रिपोर्ट कार्ड को जनता को बताना, और जनता समर्थन देती है रिपोर्ट कार्ड देख करके। तीसरा हमारा काम है, राज्य सरकार ने 100 दिन के अंदर जो काम किए हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो गारंटियां पूरी की है, उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। तीसरा हमने एक काम और किया था बीच में, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो हमने गांव गांव तक निकाली थी। क्यों निकाली थी? कि प्रधानमंत्री जी की योजना से जो लोग वंचित रह गए थे उनको लाभ दिलाने के लिए। अब आता हूं मूल मुद्दे पर, हमारा रिपोर्ट कार्ड क्या है। हमने 11 करोड़ इज्जत कर दिया महिलाओं की सम्मान के लिए। हमने 4 करोड़ आवास दिए हिंदुस्तान के अंदर, जो गरीब लोग जिनका आवास नहीं था, रहने का पक्का मकान नहीं था, वो देने का हमने काम किया। जनधन अकाउंट, जीरो बैलेंस में 55 करोड़ अकाउंट हमने भारत में खोले। उसके बाद में आयुष्मान भारत, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, इसके अंदर 55 करोड़ लोगों को किया। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ माताओं बहनों को सिलेंडर देने का काम किया। ये हमने जो हमारे पिछले काम थे, हर घर नल योजना है, उसके माध्यम से हमने करीब राजस्थान में 70 लाख परिवारों को हमने हर घर में नल दिया। जो माताएं बहनें पानी अपने सर के ऊपर रख करके वो दूर से पानी लाना पड़ता था, उनको मुक्ति दी। अब आता हूँ हमारा घोषणा पत्र पर। कोई भी राजनीतिक दल जाता है घोषणा पत्र लेकर जाता है, कांग्रेस के पास घोषणा पत्र में बोलने के लिए कुछ भी नहीं। राजकुमार जी ने एक भी बात नहीं की, क्यों नहीं की? कि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। और अभी तो मैं पढ़ रहा था कि जो पार्टी वोटों से चुनाव हारने लगती है ना, तो मतदाता को डराना शुरू करती है। अब आता हूं मैं राम मंदिर के मुद्दे पर। राम मंदिर इस देश की आत्मा से, जन जन की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। जिस पार्टी के वकीलों ने खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के विरोध में जो काम किया, उसको जनता सबक सिखाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, हम अगर सरकार में आएंगे धारा 370 हम खत्म करेंगे, 35 हम खत्म करेंगे, 3 तलाक हम खत्म करेंगे, और भव्य राम मंदिर रामलला विराजमान बनाएंगे अयोध्या में। हमने पूरे करके दिखाए हैं। जब सौरभ जी जनता विश्वास करती है और जनता मत देती है और जनता समर्थन देती है, इसका उदाहरण भी मैं आपको बता दूं। 2014 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव हम लोग लड़े थे, हमें वोट मिले थे 54.75%। उसके बाद 2019 में जब हम दोबारा मैदान में आए, हमको वोट प्रतिशत में लगा 59.75। कहने का मतलब है करीब करीब 5% मत की बढ़ोतरी की हमने 5 सालों के पीरियड में। ये 5% मतों की जो बढ़ोतरी है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लोक कल्याणकारी काम किए हैं, इस देश के नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व दिया है। अब आता हूं मैं कांग्रेस के मित्र। कांग्रेस के मित्र सही कह रहे थे अभी, इनके भगदड़ मची हुई है। इनके कार्यकर्ता, इनके नेता, इनके विधायक, इनके पूर्व विधायक, इनके पूर्व सांसद भाजपा कार्यालय एक बार जयपुर के अंदर लाइन लगी हुई है आने के लिए। क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से सम्मान नहीं होता है, नेतृत्व कमजोर है कांग्रेस का। कांग्रेस एक परिवार के आधारित पार्टी है और पिछले 65 साल में परिवार राजनीति के अंदर परिवारवाद को प्रोत्साहन दिया और परिवार को मजबूत किया। देश से कोई लेना देना नहीं था इनको। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोई कभी जीवन में अहंकार में बात नहीं करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाता है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाता है। वो बताता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपके लिए ये किया है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आपके लिए ये किया है, और जब किया है तभी जनता के बीच में जानने लायक बचते हैं। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, अभी आप कह रहे थे कि 400 पार के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि आपने कहा कि अति आत्मविश्वास है, लेकिन जनता के बीच में आप गए होंगे
लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। पहले चरण की अगर बात करें तो कल शाम 5 बजे जो है वो चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। जनता से क्या रिस्पांस मिला? सौरभ जी, जनता का समर्थन बहुत मिल रहा है राजस्थान के अंदर, खासकर जयपुर में। और जो 19 सीटों पे चुनाव, जो 19 तारीख को चुनाव होने वाला है, उन पर राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को बहुत समर्थन दे रही है। 3 दिसंबर को राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का मैंडेट दिया था और कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। राजस्थान के देवतुल्य जनता इस बात को समझ चुकी है पिछले 4 महीने से कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर से बोलने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का जब शासन था तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार देश के प्रधानमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल राजस्थान में दौरे करने आया और दौरे कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जुमले फेंक फेंक के राजस्थान की जनता को बरगलाया। लेकिन पिछले 4 महीने से जब से सत्ता में आए 3 दिसंबर से, राजस्थान की जनता इस बात को जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना अंतर है। इनका चाल चरित्र और चेहरा मात्र 4 महीने के अंदर राजस्थान की जनता समझ चुकी है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया। एक हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का मुद्दा। पेपर लीक वाले मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे राजस्थान की जनता से किए और राजस्थान की जनता को गृह मंत्री जी देश के और देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री तमाम बीजेपी के नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए और सबसे बड़ा वादा किया कि पेपर लीक करने वालों को पाताल से भी ढूंढ के लाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि पेपर लीक कर जो आरपीएससी जो हमारी है उसको हम भंग करेंगे अगर हम सत्ता में आए तो। पेपर लीक वाले मामले में हम सीबीआई से जांच कराएंगे। सौरभ जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाताल में ढूंढने वाली भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हवाई जहाज में ऊपर ढूंढ रहे कि पाताल कहां मिलेगा। अब इनसे पूछो कि पाताल ऊपर होता है या जमीन में होता है। पेपर लीक वाले मामले में अभी तक इन्होंने जमीन पे पांव नहीं रखे। एक बहुत बड़े सरगना है सुरेश ढाका, उन्होंने इनको अभी तक पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया है। देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष कहते थे हम सीबीआई से जांच कराएंगे, अभी तक एक भी चिट्ठी इन्होंने नहीं लिखी है। ये कहते थे जो वर्तमान आरपीएससी है उसको हम भंग करेंगे। सौरभ जी, एक लाइन एक शब्द अभी तक लिखा नहीं गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया और केवल बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। इन्होंने पूरे 5 साल तक हमारे को 13 जिलों को, किसान को ईआरसीपी का पानी नहीं दिया और जैसे ये लोग सत्ता में आए, जब डबल इंजन की सरकार हुई तो इन्होंने ईआरसीपी का पानी लागू किया। लेकिन आपको ताज्जुब होगा जान करके राजस्थान की देवतुल्य जनता को ईआरसीपी का पानी मिलना तो दूर है, अभी कागजों में ही खाना पूर्ति चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरा एक और कहा था कि हम कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। सौरभ जी, लगातार यहाँ चैनें टूट रही है, बलात्कार हो रहे, हत्याएं हो रही है, चाहे बच्चों के साथ बलात्कार हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, लगातार वो घटनाएं इसी वजह से बढ़ती जा रही है। इनके थानेदार भी सुरक्षित नहीं है, पुलिस वालों को भी घेर घेर जनता अभद्र व्यवहार कर रही है। ठीक है, ओके चेतन जी, मैं राजस्थान की जनता जान चुकी है। ठीक है चेतन जी, ठीक है, जब आप लोग विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष पर आप यही आरोप, 1 मिनट राजकुमार जी, जब आप विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष पर यही लॉ एंड ऑर्डर का आप सवाल उठाते थे। अब आप सत्ता में हैं, विपक्ष वाले यही सवाल उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है साहब, यहां सारी चीजें व्यवस्थित नहीं है। क्यों 4 महीने में अभी तक आप लोगों ने काम नहीं किया है क्या कि अपराधीकरण पर लगाम लगाया जाए, अपराधियों पर लगाम लगाया जाए? आप जवाब दीजिए राजकुमार जी को, कितना सुधार हुआ? एक एक बात का जवाब देता हूं। सबसे पहले पेपर लीक, ये वही एसओजी है, ये वही पुलिस है, ये वही प्रशासन है। सरकार चेंज हुई है, नियत चेंज हुई है, नीति चेंज हुई है। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं सौरभ जी, आप देख रहे होंगे ट्रेनिंग सेंटर से 20-20, 30-30 लोगों को पकड़ के ला रहे हैं। और अभी हमारे मित्र ने एक बार प्रश्न उठाया था जमानत कैसे होगी, हाईकोर्ट ने जमानत भी उनकी रद्द कर दी है, रोक लगा दी है, क्योंकि एसओजी हाईकोर्ट में जाकर के उनकी जमानत पे रोक लगवाई है। कल आज की बात, पहली बात इन्होंने कानून व्यवस्था की बात की। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने वाली विदिन 10 डेज, सरकार गठन के 10 दिन के अंदर। और जिस प्रकार से जितने माफिया कांग्रेस सरकार में डेवलप हुए थे नए नए डेजिनेशन के साथ, पेपर माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, पता नहीं कितने इन्होंने माफिया डेवलप कर दिए। उन माफियाओं को कुचलने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो काम कर रही है
और अगर आप बीकानेर के राजस्थान के बारे में पता रखते हैं, अपडेट रहते हैं, तो आपको पता है कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। एक साथ 500 जगह छापे बन रहे हैं राजस्थान में, एक साथ 500 जगह, और सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारी। ये तो एक दूसरी बात। अब हमारे मित्र ने ईआरसीपी की बात की, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है ईआरसीपी की बात कब करते हैं। जब 5 साल गहलोत सरकार की सरकार रही राजस्थान में, और तो और एमओयू करने का एक पार्ट मध्य प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे, उन्होंने गहलोत साहब की चिट्ठियों का जवाब तक देना उचित नहीं समझा। तब गहलोत साहब ने जितनी चिट्ठियां उनको एमओयू के लिए लिखी, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, क्योंकि इनके आपसे मतभेद थे, ये लड़ते थे आपस में। राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं था। आपने देखा पूरे घटनाक्रम 5 साल का जो गठित हुआ है। उसके बाद मैं आता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बहुत चीजें गिना रहे थे, मैंने बताया ईआरसीपी, उसके बाद यमुना जल समझौता, पीकेबी, विद इन 10 डेज तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजस्थान पधारे, दोनों मुख्यमंत्री दिल्ली गए और काम हो गया, क्यों? काम करने की नीयत थी। अब आता हूं मैं आगे, बदला सरकार जी ने ही 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में बढ़ाए। आपने पैसा नहीं बढ़ाया, आपने तो 19,000 किसानों की जमीन कुर्क करा दी कर्जा माफी का वादा करके। युवराज आए थे बीकानेर में, राजस्थान में, और कहा था 1, 2, 3 गिनूंगा कर्जे माफ हो जाएंगे, नहीं हुए। करना नहीं था, वोट लूटने के लिए किया था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान का, भारत का मतदाता समर्थन करता है, तो वो विश्वास करता है, वो विश्वास करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और करके दिखाती है। कब्जा करने के लिए महिलाओं के साथ हाथापाई तक हो रही है। सौरभ जी, जनता विश्वास नहीं करती, आप जानते हैं। मतदाता चेतन जी को बोलने दीजिए, फिर इसके बाद राजकुमार जी आप बोलिए। देखिए, आपने सवाल उठाया लॉ एंड ऑर्डर पे, मैंने सवाल पूछ दिया। सूचना से जवाब, मतदाता जब सूचनाओं से अपडेट रहता है, तब मतदाता को हर चीज पता होती है। तब 24% मतों का डिफरेंस है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर विधानसभा चुनाव और लोकसभा के बीच में। ये अंतर सामान्य नहीं है, ये ईआरसीपी का मुद्दा उठाया, ठीक है। और इस बार हमने टारगेट रखा 65% मत। राजकुमार जी, आपने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया। चेतन जी ने कहा कि कमलनाथ उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और यहां से राजस्थान से पत्र लिखा जाता था, लेकिन कभी जवाब ही नहीं दिया कमलनाथ ने, तो आपस में ही मतभेद था, नहीं तो उसी समय आपकी जो है समस्या समाधान हो जाता है। ऐसा था क्या? सौरभ जी, ईआरसीपी पे जो समझौता भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, वो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे गई क्या? 4 महीने हो गए सत्ता में आए हुए, वो फाइल इस टेबल से उस टेबल पे अभी तक नहीं गई है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ गया है। इनको केवल लोकसभा के चुनाव में 13 जिलों के किसानों को बरगला के केवल वोट लेने का काम करना है। फाइल इस टेबल से उस टेबल पे अभी तक नहीं गई है। रही बात करते हैं चिकित्सा सुविधाओं की, सौरभ जी, अस्पताल के बाहर महिलाओं को प्रसव करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी मौन है। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के साथ मारपीट करके बाहर के गुंडे बदमाश बुला के जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप है। सौरभ जी, मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे, सरकार की नाक के नीचे आईपीएल के पासों की ब्लैकमेलिंग हो रही है। सरकार कोई बोल नहीं पा रही है। और आपने देखा, ये कहते थे कि हम पेपर लीक वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। सौरभ जी, एक भी बुलडोजर इन्होंने अभी तक नहीं चलाया है। ये बार बार कहते थे कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ो, मगरमच्छों को पकड़ो। इन्होंने एक भी बड़ी मछली या मगरमच्छ नहीं पकड़ा है, केवल बोलने का काम किया है। राजस्थान की जनता समझ चुकी है, राजस्थान की जनता लगातार देख रही है। और अभी मात्र 4 महीने हुए हैं आपको सत्ता में आए हुए। 4 महीने के अंदर राजस्थान की जनता को पुरानी सरकार, अशोक गहलोत की सरकार याद आ गई है। 25 लाख रुपए का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा था, सौरभ जी, अस्पताल वालों ने इलाज करना बंद कर दिया है। जब विधानसभा चुनाव था, आप लोग लाल डायरी का बहुत जिक्र करते थे, लाल डायरी, सबने उस पर जिक्र किया। लाल डायरी में कुछ मिला आप लोगों को अभी तक कि सिर्फ वो लाल ही है, अंदर सब ब्लैंक? बिल्कुल लाल डायरी का हमने पूरे चुनाव में जिक्र किया था। और लाल डायरी के बारे में बताने वाले कौन थे? आप देखिए सौरभ जी, हमने नहीं किया, इन्हीं के मंत्री राजेंद्र सिंह जी गुर्रा, उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा हो रहा है। आरोप किसने लगाया? कांग्रेस सरकार के मंत्री ने लगाया। और वो ये कांग्रेस सरकार के मंत्री जिनके बारे में पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार बचाने में अगर किसी का योगदान है तो इन मंत्री जी का है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, इन्होंने मेरी सरकार बचा ली। उन मंत्री ने आरोप लगाया, हमने नहीं लगाया, पहली बात। दूसरी बात,
ये लोग सीबीआई की बात करते हैं। कांग्रेस सरकार ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को, सीबीआई के आने पे रोक लगा दी। इन्होंने कहा बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई राजस्थान में नहीं आ सकती है। हमने सरकार बनने के बाद में पहला काम किया कि उसको हटाया है, सीबीआई आने के लिए रास्ता साफ किया है। इन्होंने सीबीआई को आने से रोका राजस्थान के अंदर। और पेपर लीक की बात अभी कर रहे थे हमारे मित्र, बड़े मछलियों को तो नींद नहीं आ रही है रात को। शुरुआत हुई है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। करीब करीब 50 एसआई, अब कल्पना कीजिए, ट्रेनिंग सेंटर से पकड़ के ले आए हैं, जेल के अंदर है। आप 5 साल तक नहीं ला पाए। और बताता हूं मैं आपको, केवल पर यही नहीं है, अभी तो जांच चल रही है सौरभ जी। जांच के मामले कभी उजागर नहीं होते, ना तो एसओजी करती है ना पुलिस करती है, समय समय पर कार्रवाई करती है। जब गिरफ्तारी होती है, जब अपन को पता चलता है वो गिरफ्तार हो गया। क्यों? क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ने के बदले कुछ चीजें गोपनीय रखनी पड़ती है। लेकिन एक बात कहता हूँ, उन बड़ी मछलियों को रात को नींद नहीं आती है, जो ये दावा करते थे कि मैंने तो बना दिया, तुम्हें कुछ करना चाहिए तो तुम कर लो। एक एक परिवार के 4-4 आरएस बन जाते थे सौरभ जी, एक एक परिवार के 10-10 थानेदार बन जाते थे। कैसे संभव होता? नहीं होता ये, इसलिए संभव होता कि सब लोग उसमें शामिल थे। और जो लोग शामिल थे, मैं बार बार कहता हूँ, एक भी बचने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चाहे कितनी भी बड़ी मछली हो, जेल के सलाखों के पीछे दिखाई देगी आपको। सरकार बने केवल 100 दिन हुए, सरकार ने अपना काम करना शुरू किया, तीव्र गति से शुरू किया डबल इंजन की सरकार ने, और नतीजे आने शुरू हो गए। राजकुमार जी, एक सवाल, अभी पीटीआई परीक्षा, हम आएंगे इस पे, हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। राजकुमार जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि चुनाव में, लोकसभा चुनाव में परिणाम देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस छोड़कर गए, तो क्या वास्तव में कांग्रेस जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने निकाला, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाला, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला, लेकिन दोनों यात्राओं के दरमियान लोग छोड़ छोड़कर चले गए। अब ये कहना कि अंदरूनी कलह से कांग्रेस जो है वो सबसे ज्यादा फाइट कर रहे हैं, मन की हारे हार है, मन के जीते जीत, जो पहले से मन से हारे हुए हैं तो कैसे जीत पाएंगे? सौरभ जी, बात आप बिल्कुल ठीक करें। कांग्रेस पार्टी का परिवार पहले थोड़ा कमजोर था, लेकिन लोकसभा का चुनाव जैसे ही आया, कांग्रेस पार्टी का परिवार मजबूत हो गया है। कांग्रेस पार्टी का परिवार, कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज के समय में एकजुट है। वो कार्यकर्ता, वो नेता अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं जिनको अपनी पार्टी रूपी मां पर भरोसा नहीं है, और जो कार्यकर्ता छोड़ के जा रहे हैं जो अति उत्साह में है, जो जल्दबाजी में है या किसी न किसी दबाव में है, तो जो कार्यकर्ता चले गए हैं, चाहे वो दबाव में गए हो, चाहे जल्दबाजी में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बड़ा परिवार है। उनके जाने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का कोई मनोबल कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, नेता बहुत ज्यादा मजबूती के साथ ये 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। हमारे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल मेरा, ठीक है, इसी से कांग्रेस पार्टी का चेतन जी, मेरा सवाल, का मुझे भरोसा, कुछ ऐसे नेता थे कांग्रेस में जब वो थे तो दागी थे, लेकिन कांग्रेस से जैसे ही बीजेपी में आते हैं तो दाग अच्छे हैं, आखिर क्यों? आप मेरे को नाम बताइए, एक नेता का नाम बताइए। नहीं, बहुत सारे ऐसे आरोप लगे। और एक सवाल और इसका आरोप है, ये आरोप है, इसका जवाब आप दीजिए कि नहीं? आप नहीं बताते तो मैं बताता हूँ। जितने लोग कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसमें से एक नेता के ऊपर आरोप था, आरएस यादव जो थे उनके ऊपर आरोप था। लेकिन आप मान के चलिए, एक से दूसरा बताने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है। लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, मैं इस मुद्दे पे जाऊंगा जिनके ऊपर भी आरोप था या आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कानूनी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया ना तो दखल दे सकती है, ना ही कोई राजनीतिक दल दे सकता है। जांच प्रक्रिया में ना तो कोई जांच दल बाधक बन सकता है, ना तो कोई राजनीतिक पार्टी बाधक, सतत गति से चलता रहता है। समय समय पर न्यायालय, जांच एजेंसी अपना काम करती रहती है, निर्णय देती रहती है। कभी भी वो दूध का धुला घोषित नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है तो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे राजकुमार जी मित्र, कांग्रेस के मित्रों में एक दिक्कत है, ये आत्मविश्लेषण नहीं करते हैं। अगर ये आत्मविश्लेषण करने लग जाए, क्योंकि जिस कार्यकर्ता को, जिस नेता को अपनी पार्टी का में अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है, जिसको अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है और नेतृत्व को कार्यकर्ता पर विश्वास नहीं है, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती है कि 2 महीने महेंद्र जी सिंह मालवीय ने विधायक का चुनाव जीता था
और आप जानते हैं मेवाड़ के बागड़ के कितने बड़े नेता है, उन्होंने रिजाइन करना उचित समझा, उनका रिजाइन करना उचित है, रिजाइन करके वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आप कल्पना करिए कि इस स्टेज पर एक विधायक वरिष्ठ नेता जो कई बार मंत्री रहे हैं, एमपी रहे हैं, वो इस निर्णय पर पहुंचे किसी पार्टी के खिलाफ, तो आप कल्पना कीजिए उस पार्टी की अंदरूनी स्थिति क्या है, कार्यकर्ताओं का क्या हश्र हो रहा है। और तो हेमंत विश्व शर्मा जी को ले लीजिए, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, जब मैं राहुल गांधी जी से मिलने गया तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, मेरी तरफ देखा ही नहीं, आधे घंटे तक वो छोड़ के चले गए। ऐसी स्थितियां जिस राजनीतिक पार्टी में होती है उस पार्टी का यही असर होना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है, 440 में एक और आरोप बहुत ठीक है चेतन जी, एक और आरोप लगते रहते कि बीजेपी जो है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। हमेशा विपक्ष को आप सुनते होंगे कि दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका भी जवाब दीजिए। हाँ आता हूं मैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने एक भी लोकतांत्रिक संस्था को नहीं छोड़ा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, और चाहे इनकम टैक्स हो, और यहाँ तक कि आर्मी को भी नहीं छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो आर्मी के सेनाध्यक्ष को, आपको पता होगा, सौरभ जी, गली का गुंडा तक कह दिया था, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर आरोप लगाया। और एक बड़ी चीज बताता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट से जब ईबीएस के ऊपर फैसला आता है, सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय कहता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही नहीं है, कांग्रेस कहती है उच्चतम न्यायालय बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी फैसला अगर इनके अगेंस्ट में आता है तो ये कहते हैं नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में। हिमाचल में इनकी सरकार बन जाती है तो इलेक्शन कमीशन बहुत बढ़िया है, कर्नाटक में इनकी सरकार बन जाती है, ईवीएम मशीन बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ही चुनाव हारते हैं ये लोकतांत्रिक संस्थाओं पर। अब बताऊं ईडी सीबीआई पर, ईडी सीबीआई आपको पता है सबसे बड़े केस तो इनके परिवार पे चल रहे हैं, जमानत पर है माँ बेटा, वो तो नहीं आया आज तक बीजेपी में। इनके कम से कम 500 नेताओं पे ईडी सीबीआई के आरोप है, भ्रष्टाचार के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, आरोप चल रहे हैं न्यायालय में प्रकरण, वो तो नहीं आए बीजेपी के अंदर। क्यों? क्योंकि उनका विल पावर था या वो कोई कारण था, वो नहीं है। लेकिन जो लोग यथार्थ में इनकी पार्टी को छोड़ करके, तंग होकर के, परेशान होकर के, फ्यूचर असुरक्षित होने के कारण आ रहे हैं, तो कांग्रेस कभी ये नहीं सोचती है कि इनको ठीक करें, कार्यकर्ताओं से सार संभाल करें, इनका ध्यान रखें, ये नहीं भगे। मेरे को ऐसा लगता है कांग्रेस का एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन केवल भवन बच जाएगा, खाली भवन बच जाएगा, फर्नीचर बच जाएगा, कार्यकर्ता नहीं बचेगा, ऐसा मेरे को लगता है। ठीक है, देखिए राजकुमार जी, आप लोग ये हमेशा कहते आए हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। वो सवाल मैंने पूछा, जवाब चेतन जी ने दिया, आप इस जवाब से संतुष्ट हैं? सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के जवाब से हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कतई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले बोलती है, झूठ का पुलिंदा पेश करती है। और कांग्रेस पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी से बोलती है कि 14 साल पहले, 10 साल पहले जब आप 14 में सत्ता में आए थे, आपने 2-3 बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें था 15 लाख आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए या डॉक्टर साहब के अकाउंट में आ गए? इन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आ गए? क्या इन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, इन्होंने किसानों की आय दुगनी कर दी? क्या अच्छे दिन नहीं आए? इन्होंने कहा था 2 करोड़ राजकुमार जी, मैं चाहता हूं कि अच्छे दिन नहीं आए आपके, ठीक है, बुरे दिन क्या आए? तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल जुमले बोलने का काम लगातार करती है। अच्छा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया, ये अच्छे दिन वहां के लोगों के लिए नहीं है। सीएए, महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक लेकर आए, जो महिलाएं पीड़ित रहती थी, मुस्लिम बहनें, उनको उस जंजाल से निकाला गया, ये अच्छे दिन उनके लिए नहीं होंगे? बताइए। सिर्फ 3 बार तलाक के अंदर जिंदगी उनकी तबाह हो गई, उनके लिए अच्छे दिन नहीं आए? मैं पूछना चाहता हूं इंडिया न्यूज चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से, क्या मणिपुर हिंदुस्तान से अलग है? पहले ये बताइए, उन मुस्लिम महिलाओं का दर्द हिंदुस्तान की महिला पहलवान किसी भी महिला के साथ अगर ऐसा होता है। मणिपुर पे आ रहा हूं, मणिपुर पे आ रहा हूं, घूम फिर के आप जाते हैं मणिपुर में, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन मेरा सवाल, क्या किसी महिला को वो चाय अच्छा नहीं बना रही है, वो खाना अच्छा नहीं बना रही है, सिर्फ तलाक, गुस्से में आकर तलाक कह देना, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और उसके लिए कानून बना दिया सरकार ने, क्या उसके अच्छे दिन नहीं आएंगे? बताइए राजकुमार जी, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, ये होता था ना, हमारे समाज के पार्ट है ना,
बहुत सारे पता चला कि कहीं दूसरी जगह है, कोई दुबई में व्हाट्सएप से ट्रिपल तलाक आ गया, 3 तलाक लिख के भेज दिया, उसके बच्चे जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। क्या उनके लिए अगर कानून बन गया, मैं आ रहा हूं चेतन जी, क्या उन महिलाओं के लिए ये अच्छे दिन है कि नहीं? आप बताइए ना, अच्छे दिन है कि नहीं? इसको आप अच्छे दिन मानेंगे या बुरे दिन मानेंगे उनका? सौरभ जी, वो मैंने वही पूछा आपसे कि मणिपुर की महिलाओं के लिए अच्छे दिन आ गए क्या? भारतीय जनता पार्टी जवाब तो दे। मणिपुर की बात करते हैं तो उस समय हिंदुस्तान की महिला पहलवानों के साथ दुराचार क्यों कर रहे हैं? मंत्री अमित शाह बार बार चिल्ला रहे थे कि आइए साहब, मैं धक्के खाने पड़ रहे हैं उनको, तैयार हूं, भारतीय लेकिन जनता सदन में पार्टी के नहीं। पास आप कोई मोदी जी जवाब को नहीं बुलाना चाहते थे, मोदी जी सदन में जब आए बोलने तो आप लोग वॉकआउट कर गए थे। फिलहाल चेतन जी आप जवाब दीजिए। मैं आता हूं। सबसे पहले तो हमारे मित्र से कहना चाहता हूं, आपका क्या स्टैंड है? CAA पर क्या है? UCC पर क्या है? 3 तलाक पर क्या है? और तो इन्होंने तो सौरभ जी वादा किया जनता से अपने न्याय पत्र में कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप पूछिए हमारे मित्र राजकुमार जी से, उन्होंने वादा किया अपने 370 को हम रिवोक करेंगे, 35A को हम वापस लाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि तुष्टीकरण करना है। 65 साल तक गुमराह किया गया माइनॉरिटी को, अब माइनॉरिटी जागरूक हो गई है। अब माइनॉरिटी समझने लग गई है कि कौन हमें दुरुपयोग कर रहा है, कौन हमें डरा रहा है, किससे डरा रहा है, और डराने के पीछे कारण क्या है? कारण केवल एक है, वोट लेना। माइनॉरिटी की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर दिए थे माताओं बहनों को, तो ये नहीं देखा था कि कौन है। अगर हर घर में नल लगा तो ये नहीं देखा था कि नल किसके घर में लग रहा है। अगर जनधन खाता खुला तो ये नहीं देखा जनधन खाता किसका खुल रहा है। अगर प्रधानमंत्री आवास दिए तो ये नहीं देखा था कि किसके घर में आवास मिल रहा है। और 3 तलाक तो माताएं बहनें जो हमारी माइनॉरिटी की मुस्लिम बहन है, उनसे पूछिए जाकर के, उनके दर्द को समझिए। और राजकुमार जी को कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिन आए हैं। आप पूछिए गांव में जाकर एक महिला से कि माता जी आपको गैस सिलेंडर मिला क्या? उज्ज्वला घर में नल लगा क्या? आवास मिला क्या? आप जाइए, आपको यथार्थ पता चलेगा। जब आपको यथार्थ पता चलेगा, जब आप हमारे से लड़ पाएंगे। कमरे में बैठ के नहीं लड़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव में खड़ा है, गली में खड़ा है, चौराहे पे खड़ा है। आप जाके बहस करिए उनसे, जनता से पूछिए, हकीकत जानिए, तब जनता के दुख दर्द आपको पता चलेंगे। यहाँ बैठ करके जनता के दुख दर्द पता नहीं चलते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जनता की सेवा का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प पत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने क्या लिखा है। हमने 2014 में घोषणा पत्र दिया, 2019 में हमने संकल्प पत्र दिया, और 2024 में हमने गारंटी पत्र दिया है। और उस गारंटी पत्र में मैंने आपको बताया, हमने रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, हमने ज्ञान पे आधारित केंद्रित किया है। ज्ञान का मतलब क्या है? गरीब, गारंटी तो 25 गारंटी कांग्रेस वाले भी दे रहे हैं, और 5 न्याय की भी गारंटी है। अन्नदाता, हाँ गारंटी पाता हूँ, समझ जाता हूँ। गारंटी पर विश्वास करते हैं आदमी। इन्होंने 65 साल तक गारंटियां ही तो दी थी। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, आज तक वही नारा चल रहा है। गरीबी नहीं हटाई, गरीब को हटा दिया, इसलिए जनता विश्वास नहीं करती है। हम ज्ञान गारंटी दिए थे, गारंटी दिए थे। चलिए ठीक है राजकुमार जी, ये गारंटी आपने दिया, इन्होंने गारंटी दिया, आपने वारंटी दिया था क्या? सौरभ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देश के प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी की गारंटी तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देवतुल्य मतदाता, देवतुल्य लोग देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी कैसी है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी के अंदर 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए। किसानों को याद है वो 2-2 फुट की लंबी लंबी कीलें, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन की बौछारें। हिंदुस्तान का किसान आज तक उनको याद करता है, और तकलीफ होती है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन सौरभ जी निश्चिंत रहे, ठीक है, हिंदुस्तान का नौजवान किसान पहलवान भारतीय जनता पार्टी का 2024 के अंदर घमंड तोड़ेगा। अच्छा ठीक है राजकुमार जी, एक सवाल और। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर इस समय वोट मांग रही है। राम मंदिर बनवाया तो भाई कह रहे हैं आप लोगों को निमंत्रण दिया गया था, आप लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया, आप गए भी नहीं, बाद में चले जाएंगे, गए क्या इसके बाद? सौरभ जी, प्रभु श्री राम हमारे हैं, हम सबके हैं, हमारे माथे पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के हैं। बना है कि नहीं? और प्रभु श्री राम को भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी
ऐसा नहीं होने देगी इस देश के भारतीय जनता अंदर। पार्टी कांग्रेस को बुलाने पार्टी में नहीं गए, प्रभु कोई श्री बात राम का नहीं। पहले भी सम्मान ठीक करती है, थी आप और बाद ताज में जिंदगी गए। करेगी। भारतीय जनता पार्टी को बुलाने में नहीं गए, ठीक है, उनका प्रोपोगंडा होगा, उनका एजेंडा होगा, फिर बाद में ठीक है, उस समय नहीं गए, बाद में गए, देख के आए आप लोग कैसा है, कैसा बना है। नहीं, गौरव जी, नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक है, और कल रामनवमी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के घरों में ठीक है, चेतन जी जो आप कुछ चल कह रही रहे हैं, है, ठीक है। नवरात्रे हो रहे हैं, मैं और कल रामनवमी मनाएंगे, बताना चाहता हूं, और राम मंदिर भी जिस पार्टी ने जाएंगे। भारतीय राम जनता मंदिर को पार्टी रुकवाने के लिए से पूरी सर्टिफिकेट ताकत लेने की लगा दी, आवश्यकता, जिस पार्टी के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर विरोध चलिए किया, कोई बात नहीं, उस पार्टी से आप क्या कल्पना करेंगे सौरभ जी? ये जाएंगे वहाँ? नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको एक वर्ग को खुश करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सीधा, प्रधानमंत्री जी का सीधा मत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है, और हिंदुस्तान की जनता तुष्टीकरण की राजनीति को लायक नहीं करती। अगर लायक करती तो 400 से 40 पर नहीं आते। और एक नई चीज बताना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान की पहली पार्टी है जिसके राजधानी के अंदर कैंडिडेट ने टिकट लौटा दिया, जिसके झुंझुनू से प्रत्याशी कहते हैं मैं टिकट नहीं लेना चाहता, मेरे को जबरदस्ती लाके टिकट दे दिया है। जिस पार्टी के अन्य जो जिनको टिकट मिला है, मैं किसी सुदर्शन सिंह रावत, राजसमंद, टिकट लौटा दिया सौरभ जी। जिस पार्टी के नेता, और दो और तो लास्ट बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा, जिस पार्टी के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए माननीय गहलोत साहब, जोधपुर की छोड़ करके जालोर था परसों, वहां लगे हुए पुत्र के लिए, बाकी चॉइस कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, वहां भी हार रहे हैं बुरी तरह। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जोधपुर क्यों छोड़ा उन्होंने? वो इतने बड़े नेता है, कांग्रेस के कद्दावर नेता है, भारतीय सरदारपुरा से विधायक है, लगातार विधायक है, जो जोधपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। जानने का मतलब समझते हैं आप? जमीन खिसक चुकी है, पता है उनको हारेंगे। जोधपुर में हारेंगे तो थोड़ा ज्यादा खराब लगेगा, बाहर तो बहाना मिल जाएगा कि बाहर, क्योंकि वो बाहर का क्षेत्र है इसलिए हम हार गए। जोधपुर में पहले भी हारे, आपको पता है, वैभव जी गहलोत पिछला चुनाव हारे और बड़े अंतर से हारे। तो जिस पार्टी के इतने बड़े नेता, जिस पार्टी के बड़े नेता सचिन पायलट जी, जिस पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं, उस पार्टी का क्या हश्र होना है आप कल्पना कर सकते हैं। उस पार्टी का भविष्य क्या हो सकता है आने वाले समय में, देना चाहिए। राजकुमार जी देखिए, चेतन जी कह रहे हैं कि बड़े नेता जो है वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, कि पार्टी का हताशा इसी से समझा जा सकता है। क्या वास्तव में है क्या इसके पीछे कोई लॉजिक? सौरभ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के, हिंदुस्तान के बड़े नेताओं ने फोन करके किसको मना किया? सौरभ जी, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो एक जमाने में गणेश जी को दूध पिला दिया करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठी झूठी बोलने का काम करती है। किसके पास फोन गए? कोई सबूत हो तो बताओ ना। और रही बात राजस्थान के कुछ नेताओं की, तो राजस्थान के नेता 25 के 25 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी हाथ से बौखलाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री 4-5 बार से ज्यादा राजस्थान आ चुके हैं और अभी तो और प्रोग्राम बन रहे हैं। तो ये पूछिए, जब 25 के 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, तो राजस्थान में बार बार क्यों आ रहे हो? 400 बार जब इनकी सीटें हो रही है, तो परिवारवादी कहने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, भ्रष्टाचारी कहने वाले कार्यकर्ताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रहे हो? आपको ये बता दूं सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल चुका है। बीजेपी का नया नाम है बाहरी जोड़ो पार्टी। बाहर के लोगों को इकट्ठा कर करके भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ा रही है और बात करते हैं 400 पार की। अच्छा, 400 पार की बात करते हैं, तो आप लोगों ने भी 400 पार को लेकर कई सारे सवाल उठाए और आपने ये भी कह दिया था, कांग्रेस ने, विपक्ष ने, कि संविधान को ही संशोधित न कर दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो साफ कह दिया कि नहीं साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाए तो संविधान को अब नहीं बदला जा सकता। संविधान में इतना देशवासियों की आस्था है, इतना प्रगाढ़ संबंध हो गया है देशवासियों को, तो ठीक है, इत्तेफाक रखते हैं अब इस बयान से। अब आश्वस्त हो गए ना, 400 पार अगर सपोज आ गया तो आप लोग कहते हैं ना संविधान बदल देंगे, तो उन्होंने कह दिया अब तो बाबा साहब भी आ जाएंगे तो भी शायद अब नहीं बदला जा सकता। लेकिन कितना मजबूत लोगों को अटूट विश्वास है हमारे संविधान के साथ। राजकुमार जी। सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने घमंड में कहा था कि 400 पार आ गए तो हम संविधान बदल देंगे। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के सांसद
कितने घमंड में चूर है। हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का घमंड तोड़ेंगे, इस बात का मुझे और राजस्थान वासियों को भरोसा है। चलिए ठीक है। अब चेतन जी देखिए, आप के ऊपर घमंड का आरोप लगाया गया, वैसे भी आप लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। समय समय पर आप कौन घमंडी है ये तो जनता बेहतर समझ सकती है, लेकिन बहरहाल अब हम राजस्थान पे केंद्रित हो जाते हैं। राजस्थान की जनता की अगर बात करें, अगर आप लोगों के बीच में गए, क्या चैलेंजेस, चुनौतियां क्या आ रही हैं आपके सामने? चुनौतियां नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, हम्म। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने इतने काम किए हैं कि जनता के बीच में जाते हैं तो गर्व महसूस होता है, जनता खुश होती है। हम्म। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है, ये तय है, लेकिन हम हमारा मार्जिन बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे विधायक, हमारे प्रदेश मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी रात और दिन एक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि हमें मंत्री, मूल मंत्री यही दिया है, हम्म। पराकाष्ठा होनी चाहिए, परिश्रम की पराकाष्ठा। हम्म। उस पराकाष्ठा पे हम लोग काम कर रहे हैं और जीत का मार्जिन हम लोगों का टारगेट है इस बार 60 से लेकर के 65% के बीच में मत राजस्थान में प्राप्त करना। ये तो हमारा। अब आता हूँ संविधान से, अभी आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, संविधान खत्म करने वाला। 1976 में तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता। किसने जोड़े थे और क्यों जोड़े थे? संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ करने के बारे में सोच ही नहीं सकती और ना कर सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, अंबेडकर जी भी नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? चुनाव हार रहे हैं। तो मैंने आपको शुरू में, आपको याद करो, मैंने कहा था वोट से हार रहे हैं तो डराने पे आ गए, पर जनता डरती नहीं है ऐसे मुद्दों से, जनता हंसती है। जनता हंसती है, मित्रों के पास कोई जवाब नहीं है। आपको पता है संविधान कैसे बदला जाता है? संविधान कैसे क्योंकि ये उसी पैटर्न पे चल गए कि लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो गई, वो खत्म हो गया, ये उसी पैटर्न पे इन्होंने संविधान पे कह दिया। कहना बहुत आसान है, मुद्दे को अगर सच्चा मुद्दा है तो जीवित रहेगा आपका, नहीं तो लोग सामने से आपसे प्रश्न करेंगे, और जब प्रश्न का जवाब नहीं होगा आपके पास तो आपका स्थिति खराब हो जाएगी। धरातल पर, जमीन इस पे जब आप जाओगे मत मांगने, जनता आपके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ झूठे वादे, झूठे गुमराह करना कभी भी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से बड़ी दूर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाके बता रहा है। ठीक है राजकुमार जी, मेरा सवाल आप, ठीक है चेतन जी, राजकुमार जी मेरा सवाल आपसे, आप जनता के बीच गए होंगे, तमाम बातें हुई होंगी, जनता ने भी अपनी समस्याएं बताई होंगी और आपको भी कई सारी चुनौतियां समझ में आया होगा कि आखिरकार वास्तव में चुनौतियां हैं क्या। तो उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर भी कोई चिंतन मंथन हुई? क्योंकि कल जो है चुनाव का जो प्रचार का दौर है वो तो खत्म हो ही जाएगा, फिर इसके बाद जनता को ही डिसाइड करना है कि कांग्रेस को ले आना है, कांग्रेस की जो है ज्यादा से ज्यादा जगह पर हाथ मजबूत होगा या कमल खिलेगा। अब ये तो जनता को ही तय करना है, इसीलिए आप लोग और सभी जनता को जनार्दन कहते हैं। चुनौतियां क्या महसूस हुई आपको? सौरभ जी, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। कांग्रेस पार्टी 2024 के खासकर इस चुनाव को बहुत चुनौतीपूर्ण मान रही है। कांग्रेस पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मिलकर के देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की बहबूदी के लिए, गरीब अमीर की जो बढ़ती हुई खाई है उसको खत्म करने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, नौजवानों के सम्मान के लिए, जवान के सम्मान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और सभी जातियों की, सभी धर्मों की, सभी राज्यों की, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए हिंदुस्तान की जनता से अपील कर रही है कि आप आइए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और हमारे विपक्षी पार्टी के तमाम जो दल हैं उन सबको वोट दीजिए, ताकि हम देश में एकता और अखंडता और महबूदी कायम कर सके। बिल्कुल। चलिए राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, चेतन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्राइम टाइम में हमने तमाम पहलुओं पर चर्चा की, तमाम विषयों पर, कि हर एक पहलू को छूने की कोशिश किया पीछे से लेकर अब तक, कि आखिरकार कई सारे तीखे सवाल भी पूछे गए कि आप आरोप लगा रहे थे महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, ट्रिपल तलाक भी इस दरमियान निकल कर सामने आया और मुस्लिम महिलाओं के दंश से संबंधित भी सवाल आया। अब लेकिन हकीकत यही है कि कल शाम 5 बजे चुनावी शोर जो है वो थम जाएगा। पहले चरण का चुनाव होगा और मतदाता मतदान करेंगे, ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो जाए। आप भी
अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। प्राइम टाइम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।